जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकती, माँ चाव से भरकर पूछती, कहाँ तक पहुँच गए पुत्र? और मैं कुछ तल्ख सा होकर स्टेशन का नाम बता देता। घर से चलते हुए मैं बड़े ज़ब्त में था, पर माँ द्वारा एक ही बात बार-बार पूछने पर मैं खींच गया था। कुछ देर पहले तो हद ही हो गई थी। पहले स्टेशन से चढ़ी 2 शहरी लड़कियां सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई, तो मैंने कुछ राहत से महसूस की थी। लेकिन लड़कियां जब बिना रुके बातों का अंग्रेजी में कचूमर ही करने लगी, तो माँ सिकुड़कर बैठ गई थी। फिर धीमे से बोली थी, बेटा तेरी बहू के मुल्क की है? सुनते ही मेरे अंदर कुछ छटक सा टूटा। सांसों का धुआं सा फैल गया और मैं एक तरह से बुझ सा गया। पर इससे पहले कि कुछ और घटित होता, मैंने माँ को नींद की गोली देकर उसे लिटा दिया और उस पर चादर ओढ़ा दी। यूं मैं जानता था कि इस गोली का कोई असर नहीं होने वाला था, पर माँ यूं करवट लेकर लेट गई थी मानो सचमुच सो गई हो। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा ही होता था। हम पति पत्नी चाहते तो वह जागते हुए भी सो जाती, न चाहते तो वह सोते हुए भी जागती रहती। माँ के इस बदले हुए व्यवहार ने जहाँ मेरी पत्नी शैली को खुश किया था, वहीं मुझे उदास और परेशान कर दिया था। शायद यही कारण था कि कुछ महीने पहले से ही माँ को खुश होकर गांव से शहर में लेकर आने वाला मैं आज भरे हुए मन से गांव लौट रहा था। माँ का यह शांत स्वभाव और धैर्य मेरा गला भर देता। अब भी मेरा मन भर आया था। माँ यद्यपि दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी, पर मुझे लगा वो मुझे देख रही थी। एकाएक मैं रुआंसा हो गया और मैंने ऐनक साफ करने के बहाने अपनी आंखों की नमी सोख ली। माँ के प्रति मेरा ये लगाव देख शैली सोचने लगी, माँ के लिए तो खूब आंसू बहते हैं, मेरे लिए तो एक आह भी महंगी है। वो चीख कर बात शुरू करती और शीघ्र ही आपा खो देती थी। कभी कभार मुझे शैली का यह गिला जायज भी लगता। मैं महसूस करता माँ के प्रति मेरा यह मोह एक सीमा की मांग करता था। पर शैली जब इस मोह की सीमा को दौलत की दृष्टि से देखने लगती, तो मुझे उसके संस्कारों पर दया आती, जिनमें वह जन्मी पली थी। पर कोई उस पर तरस करे, यह उसके लिए मर जाने वाली बात थी। अंट शंट बोलते हुए घर सिर पर उठा लेती। शुरू में मैं सोचता शायद शैली का गुस्सा ही मेरे वश में नहीं था, पर जब हमारे दोनों के बीच छोटी छोटी बात पर बढ़ता तनाव माँ को भी अपने में लपेट लेता, तो मुझे लगता और भी बहुत कुछ था जो मेरे वश में नहीं था। वश में होता तो मैं शैली के साथ विवाह ही क्यों करता। चलो विवाह करवा लिया तो उसके अमीर बाप की ओर से खैरात में मिली नौकरी ही ना स्वीकार करता। इस बात के बावजूद कि माँ ने सिर से नंगी होने पर भी मेरी इच्छा का नंग ढका था। भूखी प्यासी रहकर भी मेरे लिए 4 डिग्रियों के चोगे का प्रबंध किया था। और एक मैं था जिसने मजबूरियों का वास्ता देकर पहले अमीर लड़की के साथ विवाह कर लिया और फिर जहां का दाना पानी लिखा है कि ओट लेकर शहर में नौकरी करने चला आया, सिर्फ शैली की इच्छा के कारण ही, क्योंकि उसने कहा था उसकी जड़ें फैलने के लिए गांव की मिट्टी काफी नहीं थी। और फिर गांव के नीचे और कच्चे बनेरों पर से किसी बड़ी उड़ान के लिए कैसे परवाज भरी जा सकती थी। पर मैं सोचता माँ की इच्छा कहाँ थी, जो मेरे जवान होने तक बस एक ही बात दोहराती रही, अफसर बनेगा मेरा पुत्र, राज कराएगा माँ को। आखिर बंधे का अंश है, अगर माँ की आंतें ठंडी करेगा तभी तो बाप की चिता ठंडी होएगी। बुरी औलाद तो कहते हैं बंदे की गति नहीं होने देती। मैं तड़प कर सोचता माँ कभी इस बात को अब क्यों नहीं दोहराती थी। एक दिन मैंने खींच कर कहा, माँ मैं पढ़ लिख गया, शादीशुदा हूँ, शहर में नौकरी करता हूँ, अब तो अपने बेटे को अफसर समझ ले। खरा पुत्र जम जम समझूं, पर तब पुत्र जब तुझे गांव झुक झुक कर सलाम करे। पर बेटा तूने तो जड़े ही कहीं और जाकर लगा ली। फिर बेटा माँ बाप के लिए तो बेटियां बेटे जन्मते ही अफसर होते हैं। और माँ ना चाहते हुए भी मुंह ढक कर रोने लगी थी। परंतु मुझसे तो माँ के लिए रोना छोड़ो आह भी नहीं भरी गई थी। यूं भी मेरी आहों ने माँ का संवारना भी क्या था। माँ के पास तो पहले ही आहें बहुत थी। कभी मैं सोचता पिता की मौत और मेरे शहर चले आने के बाद माँ के पास आहें ही तो थी, नहीं तो इतनी तपस्या का इसे क्या मिला। साल 6 माही लेकर दिए 4 लीड़े, खोखले दिलासे, या मेरे और शैली के बीच नित्य बढ़ता जहर। ये जहर शायद बढ़ता ही चला जाता यदि शैली को अचानक माँ की जरूरत ना पड़ती। सुनकर मैं हैरान हुआ, माँ तो शैली को फूटी आंख भी नहीं सुहाती, फिर ये चाहत कैसी। बाद में पता चला शैली खुद माँ बनने वाली थी। मुझे हैरानी और खुशी हुई। हैरानी इस बात की कि शैली बच्चा जन्मने को फालतू का झंझट समझती थी,
वो कहती, यह कहाँ का इंसाफ है कि बच्चा माँ पैदा करे और पीढ़ी पिता की चले, ऊपर से फिगर का नाश। खुशी की बात थी कि एक दिन कहने लगी, कुछ भी है, औरत की जड़ें लगने के लिए उसका माँ बनना जरूरी है। मैं शैली में अचानक आए इस परिवर्तन पर बहस करना चाहता था, पर यह सोचकर चुप हो गया कि क्या पता इस बच्चे की आमद ही मेरे शैली और माँ के बीच कोई चौथा कोना सिरच कर किसी मोह की जड़ लगा दे। लेकिन हुआ इसके उलट। उधर शैली की कोख में रोशनी के बीज ने हलचल की, इधर गांव में से माँ की जड़ें ही उखड़ गई। देखो, बच्चा चाहिए तो गांव से माँ को लेकर आओ या नौकर रख कर दो। तीसरे महीने की गर्भवती शैली ने एक तरह से लकीर खींच दी। नौकर रखने का अर्थ था उसके अमीर पिता का एक और अधिक गुलाम होना। रही माँ का क्या था? फिर माँ का तो फर्ज भी बनता था। मैंने अपने आप को दलील दी और बिना किसी पंडित पुरोहित से पूछे माँ के आगे जा खड़ा हुआ। मैंने झिझकते हुए शहर जाने की बात शुरू की तो माँ उखड़ गई। पर जैसे ही उसने शैली के माँ बनने की खबर सुनी, बिना कोई उज्र किए अपने कपड़ों की छोटी सी गठरी उठा दहलीज पर जा खड़ी हुई। साथ ही गुस्सा भी हुई कि अगर ये बात थी तो मैंने पहले उसे क्यों नहीं बताया। फिर आंखें सजल करती हुई कहने लगी, और फिर पुत्र, जिस दरख्त का परिवार हरा भरा है उसकी जड़ों का मोल है। फिर तुम्हारे बिना मेरा गांव में कौन है? एक पल मुझे लगा माँ ठीक ही कह रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद जिस बेपरवाही के साथ माँ ने गांव की ओर से पीठ की थी वो सचमुच हैरान करने वाली बात थी। शहर में आकर तो माँ ने हमें और अधिक हैरान कर दिया। न कोई शिकवा, न शिकायत, न कोई उज्र, न उजरत। पता नहीं क्यों माँ का यूं सिर्फ शैली की इच्छा के लिए बदल जाना मुझे बुरा लगा। शैली के लिए यह विजय की घड़ी थी। उसने ये जीत प्रकट भी की। एक दिन किसी बागवानी नर्सरी से 3-4 गमले खरीद लाई। उनके बीच बरगद, पीपल और खेजड़ी उगे हुए थे, एक जैसी शक्ल पर आकार में सिर्फ 2-3 बिलान ऊंचे। बोली, देखा, तू कहता था बंदे की जड़ें होती हैं। अगर बरगद पीपल गमलों में उग सकते हैं तो बंदे की क्या है? उसने मेरी माँ को लेकर बात की। उत्तर में मैं जड़ें कुतर कर बौना कर देने की तकनीक के बारे में चीखना चाहता था, परंतु चुप रहा और शैली का सारा उगला जहर बीच में ही पी गया। लेकिन माँ ने तो जैसे बिना कहे ही सब कुछ सुन लिया और देखते देखते दुनिया की हर तकनीक को ही मात दे दी। अपनी जड़ें खुद ही कुतर कर उसने शैली की हर ऊंची नीची बात सहनी सीख ली। शैली को पुचकारते उनका मुंह न थकता। सब्जी भाजी का भाव तय करना और सड़क पार करना तो माँ के लिए आम बात हो गई। यहाँ तक कि घर में गले तक कामों में डूबी वह हर आए गए को नौकरानी दिखने लगी। मैंने मन ही मन शुक्र मनाया कि माँ शहर में अपनी जड़ें लगा रही थी। मैंने मन्नत मांगी। शैली ने सुख की सांस ली और किसी जीत की खुशी में छठे महीने ही बिस्तर घेर कर बैठ गई। आखिर माँ गांव के लिए कितना तड़प सकती थी, हम दोनों ने सोचा। पर एक दिन सब कुछ तहस नहस हो गया। गई रात गली में 237 वालों के घर से एक ऊंचा विलाप उठा। माँ तो जैसे हवा में भी खुशी गमी सूंघ लेती थी। फिर ऊपर से रात का सन्नाटा और दिल को चीरने वाला रुदन। माँ तेजी से उठकर दूसरे ब्लॉक की ओर दौड़ी और मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तो शैली ने कहा, क्या करते हो, यूं ही जाकर फंस जाओगे। 237 नंबर के मकान में घुसे तो वहां फर्श पर दरी बिछी थी। पता लगा दीनदयाल नहीं रहा था। हाय रे वीर, वो बिल्कुल चंगा था। माँ के कलेजे में जैसे गहरा दर्द उठा। मुझे याद आया, दीनदयाल भी अपने बच्चों के लिए गांव से शहर आया हुआ था। सब्जी भाजी खरीदते हुए, बच्चे खिलाते हुए या कुत्ते को टहलाते हुए माँ को मिलता तो सुख दुख साझा करता। उसको सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके दोनों पुत्रों ने जीते जी घर बार भी बांट लिया और एक पुत्र ने माँ, दूसरे ने पिता को ले लिया। दोनों बेटे अलग अलग शहरों में थे, पर बेचारा दीनदयाल शहरों में जड़ें पकड़ने के लिए पहले ही चलता बना। एक पल मैं माँ के बारे में सोच अंदर ही अंदर कांप उठा। माँ रुआ से शब्दों के साथ अफसोस करने लगी तो किसी ने टोका, बस माँ जी, रोना नहीं। माँ चुप हो गई। पता चला घर में बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी चल रही थी। माँ एक कोने में मुंह देकर सिसकियां भरकर रोने लगी। माँ को देखकर 1-2 आई हुई पड़ोसने भी रोने लगी। देखो जी, यदि यहाँ रोने धोने का प्रोग्राम चलना है तो मैं बच्चे को किसी दूसरे के घर में भेज देता हूँ, दीनदयाल का पुत्र सख्ती के साथ बोला। माँ एकदम चुप हो गई। चलो भाई, मरना किसने नहीं है, जग तो चलती सराय है, पर इस परिवार के साथ तो बुरी हुई। तुम सोचो,
गांव से बुजुर्ग को इसलिए लेकर आए कि दोनों बहू बेटा नौकरी पर जाते थे, पीछे से बुजुर्ग बच्चे संभाल लेगा। पर आते ही वो तो बीमार पड़ गया, सुख की जगह खर्चा बढ़ गया। शुरू में तो बेचारे को हाजत के लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। भाई कुछ भी कहो, टब्बर ने बुजुर्ग के बदले बड़ी मुसीबत झेली। किसी ने कहा, मुसीबत तो खुद झेलनी हुई। तुम सोचो, एक शहरदारी, बच्चों की महंगी पढ़ाइयाँ और ऊपर से वृद्ध बंदे की बीमारी। बीमारी तो भाई साहब उन्होंने आप ली। दीनदयाल के पुत्र ने कहा, हर समय शिकायत, यहाँ गंद बहुत है, रिश्वत है, शोर है। कहते घर में क्यों हगते हो। अब बताओ, उनके लिए शहर, घर, सड़कें नहीं बनाई जाती। कुछ भी था, भले पुरुष थे बेचारे, न चंगी न मंदी, जो मिला पहन लिया, जो दिया खा लिया। किसी दूसरे ने कहा, माँ को उस बंदे की बात शायद अच्छी लगी, पर उसकी ओर विशेष तौर पर देखने लगी। अचानक चुप जैसे बोझल लगने लगी, दम घुटने लगा। मेरे उठने से पहले जब आए हुए पड़ोसी सवेरे अंतिम संस्कार का समय पूछकर चले गए, तब मैंने भी जाने के लिए माँ का कंधा हिलाया। मुझे लगा माँ अब मेरा हाथ झटक कर कहेंगी, पगला है, यूं कैसे मिट्टी को छोड़कर घर में जा बैठूं। पर मैं हैरान रह गया जब माँ बिना कुछ बोले सीढ़ियां उतर गई। सवेरे जब दूसरे ब्लॉक के अहाते में मुर्दा गाड़ी आ खड़ी हुई, तो मैंने बाहर अपने पड़ोस में रहने वाली बंगाली मिसेज बासु को बोलते सुना। वो माँ को शहर में लगी मुर्दा फूंकने वाली बिजली की भट्टी के बारे में बता रही थी। माँ जी, केवल 20 मिनट और बोन का पैकेट आपके हाथ में, पानी में फेंको और छुट्टी, कोई आलतू फालतू का झंझट नहीं। सुनते ही मैं घबरा उठा। मुझे लगा माँ अब भी पूछेगी, बेटा अगर बंदे की चिता नहीं जलेगी तो उसकी परिक्रमा कौन करेगा, अग्नि कौन दिखाएगा, गति कैसे होगी बंदे की। पर मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही जब माँ कुछ भी न बोली और चुपचाप लाश को गाड़ी में ले जाते हुए ऊपर की मंजिल से ही देखती रही, या फिर 4-5 व्यक्तियों को मुर्दा गाड़ी के साथ जाते देखती रही। न उसने खुद शमशान तक जाने की जिद की, न मुझे जाने के लिए कहा। उस दिन के बाद माँ बिल्कुल भी चुप हो गई। एक दिन अचानक कहने लगी, बेटा भला जड़ें कहाँ होती हैं। उत्तर में मैंने नजरें झुका ली। उस दिन के बाद हमारे लिए माँ की चुप्पी असह्य हो गई। हम माँ की हर बात में से एक चुभन महसूस करते। माँ हर बात को दीनदयाल की मौत में से देखने लग पड़ी, तो हमने चाहा माँ जितनी जल्दी हो सके गांव चली जाए। मगर अब जबकि मैं माँ को लेकर गांव लौट रहा हूँ, तो सोचता हूँ कुछ भी था, माँ को शैली की इस हालत में गांव नहीं लौटना चाहिए था। जैसे ही हम गांव की सीमा में दाखिल हुए, माँ एकदम चहक उठी। खेतों में नरमा चुगती औरतें उठकर जैसे माँ के गले से चिपट गई। गांव की गली में घुसते तो हद ही हो गई। जिसने भी माँ के गांव लौट आने के बारे में सुना, वह माँ के इर्द गिर्द झुरमुट की तरह जड़ गया। मुझे लगा माँ जैसे बिसर ही गई थी कि मैं भी उसके साथ था। मैंने 1-2 बार अपने वजूद का एहसास करवाने का यत्न भी किया, पर सब व्यर्थ। हर कोई कैसे हो अफसर कहकर मुंह फेर लेता। मुझे याद आया, जब से मैं शहर रहने लगा था मेरे साथ ऐसा ही होता था। एकाएक मेरा मन पीड़ा से भर गया। मैंने एक नजर माँ को औरतों में चहकते हुए देखा और सोचा, यह माँ तो वो माँ ही नहीं थी जिसको मैं शहर से लेकर लौटा था। वो माँ तो शहर गई ही नहीं थी। अचानक मुझे कहीं पढ़ा हुआ याद आया, बंदे तेरे 10 शरीर। पर अगले ही पल मैंने इस ख्याल को झटक दिया और सोचा, यह उपमा भी ठीक नहीं थी। क्या पता जड़ों से उखड़ जाने की कोई उम्र हो। शायद इसलिए माँ शहर में जड़ें नहीं लगा सकी थी। पर पता नहीं क्यों मैंने इस विचार को भी झटक दिया और बड़े दुखी मन के साथ सोचने लगा कि आखिर मैं कौन से लोगों में से था जिन्हें शहर की मिट्टी कभी रास नहीं आई थी और गांव की मिट्टी में जड़ों के लिए जगह ही नहीं रही थी। पर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, मुझे लगा मेरी तो जैसे जड़ें थी ही नहीं।